चलिए सब शांति रहिए। जैसा कि आप लोगों को कल हम कहे थे लड़का कि हम आप लोगों से इतिहास के चैप्टर 1 से सुनेंगे, तो सुनेंगे पढ़ाएंगे, उसके बाद लतियाएंगे। हाँ लास्ट में ना, फिर क्लास अच्छी हो जाएगा ना। पहले सुनिए लेते हैं। चलिए, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। खड़ा हो लुकैले मुंह उठो ना। वो लड़का वो रखो, और पहले खड़ा हो। डिस्प्ले नाम की चीज नहीं है तुम में। 9th क्लास में लड़का कल सिखाया है। कहे कि सर जी देखिए डिस्प्ले में नहीं बैठल है। अरे डिसिप्लिन है तो बेचारा डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले वर्ड है तो डिस्प्ले बोल दिया। अब क्या होता है वो सूत्र का लेना देना है। चलिए आपसे सिंपल सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन करने गया रहे ले, हम ही भुला गए। नो ऑप्शन है, ओके तो बताओ रे। सबसे पहले सवाल, टाइम पास नहीं, याद किया है? बस बैठ जाइए, टाइम पास नहीं, खड़ा होइए। याद किए हैं? टाइम पास नहीं, याद किए हैं? नहीं किए हैं, बैठिए, खड़ा होइए। याद किए हैं? ना लहर, ठीक है बैठिए। टाइम पास नहीं ना करना है, टाइम इज मनी। याद है? पूछें? चलिए बताइए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गैरीबाल्डी पेशा से कहा था? कोस्टा फ्रांसिस डिक किस देश में था? पोलैंड में था रे। ऑप्शन दिख रहा, हाँ चलो बताओ, बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड या फिर तुमको जर्मनी? ठीक बात है, ओके। हाँ पूछते हैं, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? हाँ 1867 में। आज थोड़ा दही बना दो, रुक तू। लॉर्ड बायरन किस देश के निवासी था? बायरन जर्मनी के। वाह वाह वाह। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था किस जगह पर था? हाँ, सेडौन का युद्ध कब हुआ था? ए मैया चली थी। कितना मिनट होले? आपका सब गलती है, बैठिए। चलिए खड़ा होइए भैया बताइए, फ्रैंकफर्ट के संधि कब हुआ था? ठीक। बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? ऐसे कर वहीं तक कैसे चलते? बोले ना, हम बोलेंगे। चलो ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो काउंट काबूर किसका था? काउंट काबूर, ठीक। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? हाँ ठीक। एक सवाल और, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान ऐसे ही हम लिखवाए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन MBBI है। मार्सिले, याद रखियो, मार्सिले अपना कहीं अपना लिख लीजिए, क्योंकि MBBI क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजानी ने। कब किया था? हाँ ठीक, बैठिए। क्या है? तो मार्सिले। खड़ा होइए। पूरा किताब के भूख भूखिया बोलने बार ले, याद कितना खेले हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध
1847 में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल बताइए तो, लुई 16 किस वंश का शासक था? लुई 16 किस वंश का शासक था? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? बैठ 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 बैठ, तोर तो दोनों किडनी का तो गिर हो रहा हमें मिल ना, याद हो कुछ है? पूछो ना, बता। एकदम सिंपल सिंपल, तनिको भारी ना, एकदम बढ़िया बढ़िया। जैसे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत बढ़िया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में? एकदम बढ़िया, बैठ जाइए, सीधा सरेंडर, उठना नहीं है आप लोगों को, बैठले बैठले बोलिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? हम फ्रैंकफर्ट पूछ ली है, तो जब पूछी तू ना बताबा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1918 दोसर के मरवा में गीता तू तोरा 1918 में। तब महिला के वोट देवे के अधिकार क्या मिले? 1829 में इंग्लैंड में। चुप रह, गलती हो। यूनान कब स्वतंत्र हुई पूर्णतः? ठीक, कौन राजा बन रही हम? वही यूनान में। स्वतंत्र यूनान का शासक कौन बना? ना बतेलिए, बवेरिया के शासक ऑटो। चलिए अभी और होगा, धुआं धुआं कर देंगे। भारत में जोकोबियन क्लब की स्थापना कौन किया था? बोल, अब हमरा का पता। ठीक है, आप आगे बताइए। हाँ, क्वेश्चन मत है उनका। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखित है? हाँ, 3 को हम बताए हैं। चल खैर, 3 को हम बताए। अरे हम 3 को बताए हैं, कैसे तू कर रही है? अरे कॉपी बुक कुछ नहीं चलेगा, हम 3 को बताए हैं। जैसे 2 को तुझे याद रखे वो सही है, लेकिन हम 3 को बताए हैं। चलिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? अंडरलाइन करो इसको। पेज नंबर 18 में देखो। हाँ, पेज नंबर 18 खोलो, खोला दम लास्ट वाला में। हाँ, 1821 नेपल्स की क्रांति। चलिए आप मैया हूँ मत कर, बताओ, बोल रहे हैं कि बताओ। चलिए आप हमको बताइए, बोहेमिया किसके अधीन था? आधा नहीं लिखले होते। ई कोई मतलब बोली था? हमरा का पता, तू कहाँ से आधा न लिख ले हैं? चलिए आधा ना लिखे तो हम पूरा लिखवाते हैं। सिडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1800। तब बोल ऐसा कि सुनिए, इतने दूर में हमारा सुनाई न दी थे, मतलब नहीं याद है। रक्त लौह की नीति कौन अपनाया था? ओके, अभी तो मैंने पूछ रहे हुए में सब अटकल है। काउंट काउड की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु, ठीक है। आप बताइए, इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हाँ, मेजनी किस संगठन का सदस्य था? ठीक।
जेलवरीन क्या था? हाँ संस्था था, केकर संस्था था? गैरीबाल्टी का। बताओ जेलवरीन किसका संस्था था, किन लोगों का? बिस्मार्क। हम लोगों का इतना इतना समझ में ना रहा है कि लोगों मतलब एगो से ज्यादा होगा। इतना गेल बहल तू लोग कैसे हो सकता है यार? रक्त लव की नीति कौन अपनाया था? बिस्मार्क। अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया था? अच्छा, बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? मेटरनिक किस देश के था बता? मेटरनिक किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ओके, वियना सम्मेलन कब हुआ था? सब मिला के बात यो है कि आज हम लतियावेंगे क्लास खत्म होला पर, ठीक? क्लास आज तो निकल लेट ले चलेगा, आज टेस्ट नहीं है, आराम से। कान खोल के सुन लीजिए। भूख हम बोल रहे हैं तो हमारा भूख ना लग रहा है? तो सुनने में भूख लग रहा है, हम तो बोल रहे हैं। कनिया खोल के सुन ला बाबू, जगदेव भाई लोग। क्लास आज पूरा खत्म के लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। कल हमको इसको क्लास खत्म करना है। आज टेस्ट फेस्ट कुछ नहीं है। अरे आज है कल 2 क्लास में खत्म होगा, तो आज हम ये पूरा खत्म करेंगे तभी वो कल खत्म होगा। और कल आप लोगों को हम ऐसे तो लेने वाले थे टेस्ट, लेकिन फिर कल आपको टेस्ट खत्म, कल फिर हम इनमें से सुनेंगे। और कल अगर ये स्थिति रहा तो और जोर से मारेंगे एकदम। यही चैप्टर है, ये में अभी 0 नील बट्टे सन्नाटा होले। अब तुमको याद है तो तुम आगे पर ध्यान दो। इतिहास के पहला चैप्टर। अब तुम लोगों के लिए स्पेशल ऑफर, तुम लोग खाली पीछे वाला याद करके आओ, उतने में तोरा छोड़ देंगे। जो 2-4 गो के पीछे वाला में छोड़ देंगे, ठीक है? अब चैप्टर पे आ जाओ। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और लाओस में हुए गृह युद्ध से हम लोगों को शुरू करना है। तो देखो लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ। अमेरिका घुस ही चुका था। यो चैप्टर से कुछ पूछ ली ना, लाइन से पूछते आएंगे। देखो लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। आप अपने किताब में मैप देख सकते हैं, यहाँ मैप नहीं डाला हुआ है तो आप देखिएगा ना, तो आपको अगर ऐसे वियतनाम मिलेगा तो इसी के बगल में आपको ऐसे करके यहाँ पे लाओस मिलेगा। बगले में मैप है तो देख लीजिए, है सटा हुआ, देखो यहाँ पे है। ये तुमको उत्तरी वियतनाम है, ठीक? और ये जो जगह यही तुमको क्या है? लाओस है। तो दोनों के सीमा एक दूसरे से टच करता है, और सीमा जब टच करता है तो कई सारे चीजों का यहाँ पे समानता देखने को मिलता है। खान पान, बोली भाषा, रहन सहन, हर चीज में, शासन व्यवस्था, कई सारी चीजों में समानता देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे वियतनाम के सीमा को छूती थी उत्तरी वियतनाम के। अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में कि लाओस वियतनाम के किस सीमा को छूता था, उत्तरी की, दक्षिणी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, ठीक? तो यहाँ पे छूता था। और इसको छूने का मतलब है कि वियतनाम के प्रभाव यहाँ पे रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, ठीक? अब वियतनाम के प्रभाव में यहाँ 2 जगह था। लाओस में 2 जगह है, एक का नाम है फुंग साली और एक का नाम है होउ फ्रांस। लाओस में ये 2 जगह था और पहले ये कन्फर्म हो गया था कि जब उत्तरी वियतनाम में कौन से शासन को अपनाया गया था? हाँ, साम्यवादी था कि पूंजीवादी? ऊपरे साम्यवादी। और उसके प्रभाव में ये है, तो यहाँ भी क्या होगा? तो पहले ही तय हो गया था कि फुंगसाली और होउ फ्रांस में कैसा शासन व्यवस्था होगा? साम्यवादी। ये साम्यवादी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे साम्यवादियों का प्रभुत्व है। प्रभुत्व क्यों है? क्योंकि जिस देश के साथ इसका सीमा साझा हो रहा है वहां पे क्या चीज है? साम्यवादी है। क्लियर? ये लाइन को एक एक लाइन को बढ़िया से समझते जाना, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझ के।
ताकि बाद में कभी पढ़ो तो दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे था कि यहाँ पे भी ये चीज होगा, साम्यवादी लागू होगा। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। लाओस में भी राजतंत्र को हटा के किसको अपनाया गया था? साम्यवादी शासन व्यवस्था को। न रे गदावा, हमरो से झूठ बोलवा रहा है, मैंने करें तो गलती बुलवाएगा। वहां पे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था। पहले ऐसा तय था कि इन दोनों जगह पे क्या आएगा? साम्यवादी था नहीं, प्रभाव में था तो लग रहा था कि यहाँ पे होगा। उसके पहले राजतंत्र को हटा के संसदीय प्रणाली को वहां पे अपनाया गया था, संसद काम करता था। लाओस एवं कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया था। लाओस को और कंबोडिया को पूर्णतः आजाद कर दिया गया था कि हाँ ये पूर्णतः आजाद है, क्योंकि कल हम लोग पढ़े कि विश्व युद्ध जब ये सब हो रहा था द्वितीय, तो उस टाइम पे फ्रांस भी कमजोर पड़ चुका था, जापान की भी सेना वापस जा रही थी। किस संधि के तहत, कौन से घोषणा के तहत? पोटसडम, याद नहीं है, कौन बताएगा? तो देखो, तो ये चीज हो गया था कि दोनों स्वतंत्र है। कंबोडिया, उसी के नीचे तुमको कंबोडिया मिलेगा, लाओस के नीचे कंबोडिया है। ठीक, तो कंबोडिया और इसको दोनों को मान लिया गया कि स्वतंत्र है। यह भी व्यवस्था किया गया था कि 1956 के पहले, क्योंकि बीच में एगो समझौता होगा, ठीक ना, जिनेवा समझौता। तो जिनेवा समझौता की कहानी यहाँ पहले, फिर जिनेवा समझौता पढ़ना है। तो वहां पे कहा गया था कि 1956 के मध्य के पहले, यानी 1956 के छठा महीना, ये सब आते आते क्या करना है? संपूर्ण वियतनाम में चुनाव होगा और चुनाव करके पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है। जब एथी हुआ था जिनेवा समझौता, तो जिनेवा समझौता ने, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, पूरे वियतनाम को दो भाग में बांट दिया। एक बन गया उत्तरी वियतनाम और एक नीचे बन गया दक्षिणी वियतनाम। कल ये सब पढ़े हैं। ऊपरे हो चिन मिन के साम्यवादी शासन व्यवस्था, नीचे अमेरिका के समर्थन में बाउदेई के सरकार यानी पूंजीवादी, प्लस में उसका प्रधानमंत्री दिएन विएन फू प्रधानमंत्री है होकर। ठीक, बाद में वो राष्ट्रपति भी बनता है। तो यहाँ पे 1954 में जब समझौता हुआ था, वो समझौता क्यों हुआ, काहे करना पड़ा, कौन करवाया, ये सब आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसी समझौता में कहा गया था कि अगर यहाँ के लोगों को मर्जी हो, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के लोग चाहते हो, तो इन दोनों का एकीकरण हो सकता है, यानी कि उत्तरी दक्षिणी हटा करके पूरा वियतनाम बना सकते हैं। और टाइम कब तक दिया गया है? 1956 के आसपास तक में आपको ये काम करना है। 54 में समझौता होगा, 56 तक इसको टाइम मिला है। अब जैसे ये मिला तो यहाँ पे क्या किया गया? जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल के लिए एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का भी गठन किया गया। अब एक चीज और था, जिनेवा समझौता जब हुआ था तो ये भी लग रहा था कि ये समझौता टूट सकता है, कोई नहीं मानेगा, तो उसके लिए 3 देशों को मिलाकर के एक बनाया गया आयोग। और 3 देश कौन है? भारत, कनाडा और पोलैंड। अगर पूछ देवे कि जिनेवा समझौता की निगरानी के लिए त्रिसदस्यीय देश में कौन कौन शामिल थे, तो ये तीनों है। ठीक, ये निगरानी करना था कि जिनेवा समझौता के उल्लंघन न हो, उसमें भारत, कनाडा और पोलैंड उसका निगरानी कर रहा था। ठीक, ये भी किया गया। इसको कह दिया गया कि 1956 तक आप एकीकरण कर सकते हैं, लेकिन जनता के इच्छा पे चुनाव होके पूरा जनता मिलके एक सरकार के गठन करे। ओई रात बर्थडे में गई रहे, बियाह में गई रहे, मरनी में गई रहे, काहे नहीं आ रहा है? तो यहाँ से समझना है तोरा, हम समझाने तो तू तो ऐसे से कर रहा है, तो काहे नहीं आ रहा है? तो ये नया टॉपिक है, मतलब तोरा कहेगा मतलब कि हमारा पहला चैप्टर ना समझ में आए, मतलब तीसरा नहीं समझ में आए तो तोरा चौथा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओढ़ने के गोली मारो, यहाँ से ध्यान दो। अब बाकी दोपहर में आता है, ओखनी जहाँ डाउट हो पूछो। ठीक, सूतो नहीं, न तो देखो ये वाला घोंप देंगे। अब वो उधर में वही चीज था। ठीक, लाओस वाला में अभी लाओस के गृह युद्ध अभी हमने के पढ़ना है किताब के अनुसार। चलो, तो इतना के बाद नया चीज आता है, हिंद चीन में उस टाइम के राजनीति जो है उथल पुथल हो गया था, यानी स्थिर नहीं था। एक तरफ विश्व युद्ध द्वितीय, फ्रांस भी कमजोर पड़ रहा है, जापान के भी हालत खराब है, दूसरा तरफ यहाँ आंदोलन भी चल रहा है आजादी को लेकर के, और भी कई सारी घटनाएं होता है जिसके कारण से पूरे हिंद चीन डिस्टर्ब हो चुका है, हर जगह राजनीतिक अस्थिरता है। अब देखो होता क्या है,
जिनेवा समझौता ने तात्कालिक रूप में कुछ शांति दिया, जो मामला बिगड़ल था उसको कुछ मामले में शांत किया। अब इतना समझ कि जिनेवा समझौता हो 1954 में, ठीक, इस समझ में आएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ? हाँ, तो ऐसे याद रखो, ना समझ में आ रहा था। आगे देखो, लेकिन ज्यादा दिन ये समझौता शांति नहीं रख पाया और वहां के राजनीति में पूरा उथल पुथल आ जाता है। उथल पुथल मतलब समझता है, छितिर बितिर हो जाता है। वो कह रहा है हम रहेंगे, वो कह रहा है हम रहेंगे, वो कह रहा है हम रहेंगे। देखो कैसे हुआ ये कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम बन चुका है, समझो एक लाइन बढ़िया से। और कहा गया था कि आप 1956 तक एक हो सकते हैं चुनाव करवा के। तो सीधी सी बात है कि दक्षिणी वियतनाम चाहेगा कि हम अपन प्रभाव में उत्तरी का एकीकरण कर दें, अपना में मिला लें, और उत्तरी चाहेगा कि दक्षिणी को हम अपना में मिला लें। ये लाइन समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे उत्तरी में हो चिन मिन की सरकार थी और ये थोड़ा ज्यादा प्रभावकारी था, हो चिन मिन की सरकार। यानी उत्तरी वियतनाम में जो हो चिन मिन के साम्यवादी सरकार है वो ज्यादा प्रभावकारी था और ये एकीकरण पर विचार करने लगा। इसका मन में आया कि क्यों ना दक्षिणी को भी मिला ले हम अपने में। लेकिन दक्षिणी में ऐसा हाल नहीं था, वहां पे इतना प्रभुत्व नहीं था, क्योंकि दक्षिण में जो सरकार बना है वो अमेरिका के समर्थन से बना है। बाओदेई के सरकार है, उसमें फ्रांस के भी योगदान है, और फिर तुमको दिवेन बियन फू जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं वो लोग हैं। तो स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे साम्यवादी है, सीधे घोषित कर दिया कि हम साम्यवादी हैं, तो डिसीजन खुल के ले रहा है। तो यहाँ पे कहा था अमेरिका में बाओदेई की सरकार थी, दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार है? बाओदेई की सरकार है। कौन बनवाया है? अमेरिका बनाया है। और सरकार का संचालन कौन कर रहा है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? नियो दिन दियम। यहाँ में बताओ अंतर, ई लाइन में ना समझ में आया जो कैसे नहीं समझ आएगा हमारे क्लास में। आगे आके बैठो यहाँ पर, जो बढ़िया से ठोकेंगे तो ये कुछ खाली होके कुछ जाएगा दिमाग में। बोलो यहाँ पे तुमको क्या दिक्कत है? हर एक लाइन पढ़ेंगे। बाओदाई कल नहीं पढ़ा था, अन्नाम के राजा बना था, फिर इस्तीफा देके चला गया था, पेरिस भाग गया था, फिर फ्रांस उसको बुलवाया था। बाद में जब जापान, फ्रांस बुलवाया था पेरिस से, देखो किताब में। फिर देखो अमेरिका क्यों शामिल हुआ है, अब वो समझो। फ्रांस बुलवा लिया था, उसको था कि ओकरे देश के रखेंगे तो वहां के जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जो साम्यवादी के विरोधी है, वो हमको क्या करेंगे? समर्थन देगा कि बाओदेई अपना देश के आदमी है, राज्य सरकार में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं था। बाद में बताए थे कि जापान अटैक कर दिया अमेरिका के नौसेना के अड्डा पर, और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। फिर पोट्सडम की घोषणा किया और जापान संधि करके वापस कहा कि परमाणु बमों का पर पटका चुका। इस समझने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए आपको 9th क्लास के भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ कहानी 9th क्लास से जुड़ल है। जब तक आप पुष्पा 1 नहीं देखिएगा पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 आप पूरा छोड़े हुए हैं, तो आप जैसे ही आप पार्ट 1 छोड़े हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामला आएगा आप गड़बड़ा जाइएगा। गड़बड़ाने का वजह यही है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला पढ़ना है कहाँ? 9th में। और वहाँ के कहानी आपको पता है, फ्रांस क्रांति 9th से शुरू हो गया है और आप 9th में नहीं पढ़े। विश्व युद्ध सब पढ़ना था 9th में, 9th में नहीं पढ़े। तो जहाँ है वहाँ से पकड़िए, जो पीछे से डाउट है वो हम क्लियर कर देते हैं कि इतना के तोरा जरूरत है। तो बम पटकायल हले, जापान सरेंडर करके चल गए। ठीक, अब यहाँ पे बताए थे कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, एक नया युद्ध शुरू होता है, शीत युद्ध। अब पूरा विश्व 2 भाग में बटल है, एगो पूंजीवादी एगो साम्यवादी। अमेरिका को ऐसा भी कोई लेना देना है नहीं। जापान गया, हार गया, खत्म हुआ। अमेरिका को जाना चाहिए था घर, लेकिन वो घर नहीं जाएगा। उसका वजह यह है कि द्वितीय एक नया युद्ध शुरू हुआ है, उस युद्ध का नाम है शीत युद्ध। और शीत युद्ध पूरा चल रहा था वर्चस्व को लेकर के। पूरा विश्व 2 भाग में बटल, एगो साम्यवादी एगो पूंजीवादी। पूंजीवादी में अमेरिका है, साम्यवादी में सोवियत संघ है। सोवियत संघ चाह रहा है कि पूरे विश्व में मेरा अकेले वर्चस्व रहे, पूरा दुनिया भर के देश साम्यवादी बन जाए। और अमेरिका चाह रहा है कि पूरे विश्व में मेरा वर्चस्व रहे, दुनिया भर के देश का बन जाए, पूंजीवादी। तो ये दोनों अपन लगल है होड़ में। तो रूस वाला तो ऊपरे उत्तरी वियतनाम में मान लो एक तरह से साम्यवादी बन गया। दक्षिणी में अमेरिका क्यों हस्तक्षेप किया है, क्या लेना देना उसको? वो यहाँ पे पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करवाना चाहता है। यहाँ पे रहने का उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी नया राष्ट्र आजाद हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, उन सभी को पूंजीवादी बना दे
और सोवियत संघ के टारगेट था कि सबको साम्यवादी बना दे। तो यहाँ पे दक्षिणी में अमेरिका समर्थन करके वायुदयी की सरकार क्यों बनवाया? ताकि यहाँ पे पूंजीवादी का प्रभाव रहे। और यहाँ पे हो चिनमिन चाहेगा कि इसके सरकार को हटावे, जनता को अपने पक्ष में लावे और दक्षिणी वियतनाम में भी साम्यवादी शासन लागू कर दे और पूरे का एकीकरण कर दे। अब जो ये करना चाहेगा तो अमेरिका चुप बैठेगा? लड़ाई करवा देगा। तो वियतनाम को धोया है, ऐसा धोया है कि आज कहानियां आधा बता देंगे, बाकी कल खत्म कर देंगे। एक कहानी ऐसा कि सुनेला के बाद तो दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नाम जगह भूल सकता है, कहानी नहीं भूलेगा। ऐसे एक बार और कोई कहानी बताए थे, द बेट, जिंदगी में कभी भूल सकता है? हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अभी एक ऐसा कहानी बताएंगे ना लास्ट में, एकदम सबसे अंतिम पॉइंट वही है, जिंदगी भर याद रहेगा। देखो आगे क्या होता है। इन दिनों, किन दिनों? तो इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाई भी लड़ रहे थे। इसीलिए कहा गया है ना कि हिंद चीन में राजनीतिक पूरा उथल पुथल है। देखो हो क्या रहा था, कहानी नया है, जगह नया है, तो समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 2 बार 4 बार जब पढ़ेगा, अब बाकी जिसको भी डाउट हो रहा है तो दोपहर में पूछो, फिर से बताएंगे। अब यहाँ फिर से क्लास नहीं ले सकते हैं, फिर एक बार क्रैश कोर्स के टाइम देखा जाएगा। तो हम बताए थे कि 2 भाग में है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 2 भाग में बटल है। यहाँ पे के तो काम खत्म कर दो, हो चिनमिन के साम्यवादी सरकार है। हालत खराब यहाँ के था। यहाँ के हालत खराब होने का पहला कारण यहाँ पे वायुदयी की सरकार है, और वायुदयी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सरकार किसके समर्थन से बना है? अमेरिका के। यहाँ पे अमेरिका समर्थित सरकार है। फ्रांस ने वायुदयी को बुलाया था पेरिस से, लेकिन अभी जो सरकार बनाया कौन बनवाया है? अमेरिका बनवाया है। अब समझो, अमेरिका की यहाँ सरकार है। अब अमेरिका के सरकार है तो वायुदयी तो खुल के काम कर नहीं पाएगा। सरकार बन चुका है। सरकार बनने से पहले यहाँ पे क्या चलता था? फ्रांस के शासन था, उससे पहले राजतंत्र था। तो यहाँ पे 3 गो भाई था। यही कहानी समझना मुश्किल हो जाएगा। 3 गो भाई है और ये तीनों भाई में अपना लड़ाई चल रहा है, यहीं को लेकर के, इसी जगह को लेकर के। तो यहाँ के स्थिति एकदम उटपटांग जैसा वाले, समझे में नहीं आएगा तुमको। एक दिन अमेरिका के समर्थन में वायुदयी की सरकार, दूसरे तरफ हो चिनमिन चाह रहा है कि इसको अपने में मिला ले, और तीसरे तरफ 3 गो सौतेला भाई अपने में लड़ रहा है कि यहाँ के राजा हम बनी। और तीनों भाई कौन कौन है देखो। एक का नाम है तुमको कहने क्या, अरे आजा जा, पहला राजकुमार है जिसका नाम है सुवर्णफुम्मा। अब नाम याद करते रहो, किताब में हाईलाइट करके पहले ही लिखल है। दूसरा का नाम है सुफनबोंग, या इसको हम पाथेट लाओ के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन जो बना है तो पाथेट लाओ से बना है। तो पहला भाई कौन? सुवर्णफुम्मा, दूसरा सुफनबोंग या कहो पाथेट लाओ, और तीसरा भाई जो है वो किधर गया? यहाँ पे है, फूमी नौसवान। 3 गो भाई है। अब समझ लो, यहाँ पे बढ़िया समझना कहानी, हम 3 गो लड़का समझाते हैं। बड़का भैया सुवर्णफुम्मा, वो हो गया पाथेट लाओ, और ये हो गया तीसरा का जिसका नाम है फूमी नौसवान। तीनों के दिमाग में रखो, बड़का, मंझला, छोटका। अब हालत ये है कि तीनों के विचारधारा 3 तरह के हैं। बड़का जो है देखो, ये तटस्थ है, हाई लड़का ना तो पूंजीवादी के पक्ष में है ना तो साम्यवादी के, यानी ना तो अमेरिका के पार्टी से ना तो रूस के पार्टी से, दोनों में से किसी का समर्थन ये नहीं करता है, पहले का। दूसरा का देखो का है, ये जो पाथेट लाव है वो चाहता है यहाँ पे कि हम का लाएं? साम्यवादी व्यवस्था। यानी वो भैया चाह रहे हैं कि हम सोवियत संघ के समर्थक, साम्यवादी। ये भैया जिनका कुछ समझ में नहीं रहा है, ये फूमी नौसवान, ये दक्षिणी पंथी है। दक्षिणी में कौन सा है? अमेरिका। यानी किसका समर्थन कर रहा है? ये किसी का नहीं, वो साम्यवाद के और ये पूंजीवाद के। तीनों की विचारधारा एक दूसरे से अलग है। इसका समर्थन जाहिर सी बात है अमेरिका से रहेगा, क्योंकि इसका भी सरकार आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं है। उसका कौन समर्थन करेगा? सोवियत संघ यानी रूस करेगा। आई तो तटस्थ है, तो जो तटस्थ है वो लोग इसका समर्थन करेंगे, दोनों समर्थन कर देगा कि चल ये दोनों ने तो तूड़ा। अब देखो ये तीनों में लड़ाई कैसे होता है। ये तीनों अपने आप में राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। लाओस में
और इसी में गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बनेगा। ये चाह रहा है कि हम सरकार में आ जाए, वो चाह रहा है हम आ जाए, और ये चाह रहा है कि हम आ जाए। तीनों के विचारधारा एक रहता तो कुछ हद तक ठीक रहता, लेकिन तीनों के विचारधारा भी एक दूसरे से अलग है, तो मामला और गंभीर था। अब इसी को लेकर के यहाँ पे इनके बीच लड़ाई चल रही थी। पूरा लाओस में अस्थिरता का कारण बना हुआ था। जो उथल पुथल मचल है लाओस में, उसका वजह ये तीन गो भाई या तीनों के अलग अलग विचारधारा। उस पर रूस और अमेरिका, ये दोनों, अमेरिका इसको समर्थन करेगा, रूस उसको समर्थन करेगा। ये तो बेचारा तटस्थवादी व्यक्ति एकदम शांत अपना बैठल है, चाहिए करो। ठीक, अभी इस तरह की लड़ाई चल रहा है, मामला और गंभीर हो जा रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों के समर्थन में वो दोनों आ गया तो टकराव वो दोनों में होगा, और वो दोनों में टकराव हुआ तो तृतीय विश्व युद्ध। दुनिया टेंशन में ही दो के चलते, ये तीन भाई के चलते खाली लाओस टेंशन में नहीं है, पूरा दुनिया टेंशन में है कि इसको अमेरिका समर्थन करेगा, उसको रूस, फिर अमेरिका चाहेगा कि एक शासन है, रूस चाहेगा कि ओकर आवे, फिर वो दोनों आपस में लड़ा, वो दोनों लड़ा, मतलब कि तृतीय विश्व युद्ध तो होना है। एकदम स्थिति खराब था। लेकिन जेनेवा समझौता में त्रिसदस्यीय आयोग, त्रिदेशीय कुछ काम करेगा और रोकेगा इसको। देखो होता क्या है, कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार के गठन हुआ। चुनाव करके सरकार बना, और में जीता कौन? सुवर्णफुम्मा, ये जीत गया। सुवर्णफुम्मा, ये लड़का जीत गया। तटस्थवादी जो व्यक्ति है ये जीत गया। ये दोनों लड़ते रह गलन, ये मजा मार लिया, हाय हाय। ठीक, सुवर्णफुम्मा के सरकार बन गया। अब इसका सरकार बनते ही पाथेट लाओ, यानी हाउ, ओकर दो गो नाम है, सुफनबोंग भी नाम है और पाथेट लाओ भी नाम है। हाउ लड़का कहा कि हम इस चीज को मानवे नहीं करेंगे, कैसे कर सरकार बन गया भाई, हो जाएगा दोनों में कौची, ये विरोध करके गोरिल्ला युद्ध कर देगा। गोरिल्ला युद्ध कर ले बताए हैं, कैसन युद्ध है? छिप के मारेंगे। केकरा मारेगा? एक कर आदमी के, सबके, एक कर सेना के मारेगा, क्योंकि सरकार में यही है, मारना शुरू कर दिया। फिर 1957 में दोनों भाई मिलके समझौता कर लिया, क्योंकि देख लड़ाई मत कर, दोनों जाने मिलके समझौता कर ले। समझौता कर लिया, यानी कि तटस्थवादी और साम्यवादी में हो गया है समझौता। ठीक, पाथेट लाओ के पार्टी था एगो, अंडरलाइन कर लेना, पार्टी के नाम है नियो लियो हक्सत। ठीक, नाम मस्त मस्त है, याद कर लेगा ना तो कोई के कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आएगा। बोले में जब याद हो जाता है ना तब बोले में बढ़िया आता है। दियेन वियेन फू, फान बोई चाऊ, और कौन था? हुइन फूसो, हो चिन मिन, नियो लियो हक्सत, है ना। अब एगो और पार्टी आएगा वियतकांग, एगो और था हो चित त्रिन चिनमिन, कुछ ऐसे बताए हैं, नम्मा याद कंफर्म ना आ रहा है, तो कई सारे ऐसा है। ठीक, अब देखो तो इसके लोगों को भी, मतलब एक सरकार में था, समझ जाओ, सुवर्णफुम्मा सरकार में है, पाथेट लाओ कह दिया कि सही चीज नहीं है, कर दिया विरोध, तो ये कहा होगा से कि समझौता कर ले। तो 1957 में दोनों का कर लिया, समझौता कर लिया, और उसके पार्टी के भी कुछ लोग इसके सरकार में आ गए। ठीक, यानी दोनों मिलकर अब सरकार को चलाएगा। यह स्थिति अमेरिका के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये तो तटस्थवादी, कोई के पक्ष में नहीं है, बढ़िया समझो, कोई के पक्ष में नहीं है, और वो लड़का कौची है? साम्यवादी। और साम्यवादी की अगर सरकार बनेगा तो अमेरिका के लिए ये हो जाएगा चिंता की, करेजा पर सांप लौटे लगा है, एकर जो पक्ष में अमेरिका के। और अगर पूंजीवादी के समर्थन में बने, मान लो ये दोनों भाई कर लेता तो सोवियत संघ के करेजा पर सांप लौटता। तो अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ओकरा जो किया, कैसे समझौता कैसे कर लिया, काहे कर लिया? क्योंकि पाथेट लाओ जो है वो साम्यवादी व्यक्ति था। अमेरिका षड्यंत्र करने लगा, और षड्यंत्र करके दोनों भाई में क्या कर दिया? लड़ाई लगवा दिया। हाँ, दोनों में समझौता हुआ था ना, अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो दोनों में क्या करवा दिया? लड़ाई करवा दिया। और लड़ाई करते ही फिर से दोनों में कौन सा युद्ध शुरू हुआ? गोरिल्ला युद्ध फिर शुरू हो गया। और ऐसने में मौका मिल गया किसको? फूमिनोसवान, यानी कि हाई भैया के। अमेरिका यह लाती दोनों के लड़वाया था,
कि तू दोनों समझौता कैसे कर लिया, तू दोनों लड़ो। और जैसे ही दोनों लड़ा, ये दोनों के साइड करके सरकार में किसको लेके आ गया, इसको, यानी शासन में हो गया तख्ता पलट। कहने का मतलब है तीनों भाई शासन में आया, पहले ही आया, फिर समझौता करके दोनों आया, और फिर अमेरिका ही दोनों के हटा दिया साइड, और तब कौन आया, ये आया, तीसरका आया। ठीक, लेकिन तीसरका भी ज्यादा दिन टिकलन ना, इनकर कर दिलिन तख्ता पलट 3 महीना में। अब तख्ता पलट करे वाला के नाम सुनो, अभी यहाँ पे एगो नाम है कैप्टन कांगली। तो कैप्टन कांगली नाम के एक व्यक्ति था, सेनापति था, उसने, हाँ वहीं पे उसका सेनापति को क्या किया, फूमी नौसवान के भी शासन व्यवस्था को पलट दिया। देख रहा है उथल पुथल है, स्थिर कुछ चीज दिख रहा है तुमको यहाँ, इसीलिए यहाँ लिखा गया है हिंद चीन में उथल पुथल, अस्थिर नहीं रह रहा है, कुछ ना कुछ। 3 महीने में फिर सरकार बदल गया, हालात खराब है। ठीक, फिर ये तीनों भाई के दिमाग खुला, कहा कि अरे हमने तीनों लड़ित रह गए, माजा मार लिया कैप्टन कांगली, ऐसे कैसे होगी अरे। फिर ये तीनों कहा कि एक काम कर, तीनों भाई मिल गया कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तीनों भाई मिल गया, और जब मिलता है तीनों भाई तो शुरू होता है तबाही। ये तीनों भाई मिलेगा, स्वर्ण फुम्मा, पाथेट लाओ और फूमी नौसवान, आ तीनों मिल के आ कंगाली भैया के जो खदेड़ खदेड़ के मारेगा, मारते 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 उसको, इसी में होता है तुमको ये वाला युद्ध, लिखा है ना लाओस में गृह युद्ध। मारते मारते उसको खदेड़ देता है, कहाँ, उत्तर की ओर, भाग यहाँ से। और उसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, लाओस में एक गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध कैसे, कैप्टन कंगाली के जो सेना लड़ेगा वो कहाँ के है, लाओसे के है, और ये तीनों भाई अपन सेना के लेकर लड़ रहा है, वो भी कहाँ के है। तो जब एक के देश के लोग आपस में लड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये हो गया था गृह युद्ध। ये गृह युद्ध करावे में हाथ के कर, अमेरिका के। अगर जैसे स्वर्ण फुम्मा के सरकार बन गया था, दोनों भाई समझौता करके फिर पाथेट लाओ के साथ सरकार चल रहा था, अगर अमेरिका षड्यंत्र न करता तो फूमी नौसवान के सरकार ना आता, फूमी नौसवान के सरकार ना आता तो अगर तख्ता पलट नहीं होता, कैप्टन कांगली ना आता, और कैप्टन कांगली ना आता तो तीनों भाई मिलकर ओकरा से लड़ता नहीं, और नहीं लड़ता तो गृह युद्ध। अब बताओ, अब कितना तोड़ के हम थोड़ा समझाएं, एकरा से ज्यादा का तोड़ सकते हैं। बाकी अब यह है कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि दूसरा जगह के हैं, नाम नया है, तो पहली बार सुनेगा तो सब पार करेगा, तो 2 बार 3 बार उसका रिवीजन करो, हेड जोन जोन बोल रहे हैं उसको क्या करो, हेडिंग देते जाओ, और फिर डाउट पूछते जाओ। अब बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखो पास करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन याद करो, परसेंटेज उठ जाएगा। और समझना है तो 4 बार 5 बार 10 बार, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ते रहो इसको। और जहां पढ़े में समझ में डाउट आ रहा है, कहानी की क्या हो रहा है, फिर हम हैं पीछे, हम पीछे हैं, आगे नहीं है। ठीक, आगे आप ही को रहना होगा। आगे देखिए, तो लाओस में तो गृह युद्ध हो गया, और जैसे ही गृह युद्ध हुआ, जाहिर सी बात है गृह युद्ध में हाथ तो रहेगा अमेरिका के भी और रूस यानी सोवियत संघ के भी, और विश्व शांति फिर से खतरे में। ये दोनों अपने में लड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध। तो ये चीज हो गया। भारत कहा कि 1 मिनट रुकिए, जिनेवा समझौता हुआ था ना, चलिए सब लोग जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बनाया गया था उससे कहा कि एक काम करो, इस सबके फिर से शांति से बैठावो, अब बैठा के बात करो, बात करके और इस चीज को खत्म करो। और अंततः यहाँ पे 14 गो देश मिलके भारत के कहने पर जिनेवा समझौता के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बनाया गया था उसके अनुसार 14 देश मिल करके एक मीटिंग रखता है। मीटिंग में तीनों भाई लाओसोला भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, सोवियत संघ भी आएगा, सब आएगा, मीटिंग होगा। मीटिंग हुआ, मीटिंग में लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका की सहमति थे, तीनों तैयार हो गया। मतलब रूस भी कहा कि चलो तीनों भाई शासन में रहो और अमेरिका भी कहा कि रहो, और ये दोनों सहमत है कर मतलब कि लड़ाई टर गया, न होगा। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे टर गया। 1961 में यह सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमारों को संयुक्त मंत्रिमंडल गठन करने के लिए कहा गया। ये काम करो, तीनों भाई आपस में लड़ो नहीं,
लड़ता था, कभी सोवियत संघ तक, कभी अमेरिका तक, कभी कैप्टन कांगली जैसन व्यक्ति फायदा उठा लेता है। तो काम करो, तो तीनों भाई मिल के अपना एक मंत्रिमंडल बनाओ जिसमें तुम तीनों का मंत्री रहे और मिल के सरकार को चलाओ और ये लड़ाई से हमने के बचाओ। इतना काम कर लिया, परंतु अमेरिका वहां तो मान गया था, ये लोग के लतखोरी यही था, वहां हाँ हाँ कर ले बुआ, ये सब हमरे कास्ट के था, बतिया सब मन बुआ, खूंटवा वहीं कर बुआ। हम लोग के कास्ट में कहावत है कि बात आपका सब मानेंगे लेकिन खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे। गाय भैंस पोसे वाला हमनिए के कैटेगरी में ना है। आ न तो एगो आउ है कि लात खाम त खाम, बैठम त समियने में, खाई त खाई, वही हाल है। वहां कह दिया दोनों, देखो यहाँ दोनों सहमत है इस बात को लेकर के, रूस और अमेरिका सहमत है कि ठीक है तीनों पक्ष मिल के अपन सरकार चलाओ। अब बाद में क्या करेगा? षड्यंत्र। अब जैसे ही षड्यंत्र किया, इस षड्यंत्र के कारण जो लाओस के विदेश मंत्री था, तीनों भाई मिला अपना सरकार बनाया, इसका विदेश मंत्री था, और हत्या हो गई। हत्या हो गया, वह फिर से सब बिखर गया, फिर से तीनों में लड़ाई, फिर से लाओस में गृह युद्ध। फिर कौन करवाया है? ये सब आज के लीडर हैं, मुखौटा पहने हुए हैं ये लोग, लीडर के ये लीडर हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। अभी देखो ना ये कौन कौन काम करता है। इतना क्यों तो रोंगटा न खड़ा हुआ ना तो फिर का पता चलेगा कि अमेरिका अपने आप पे जाए तक कौन हद तक गिरेगा। 1945 में तो बम दुगो गिरा के देख लिया, और हैवानियत कर दिया, तबाही। और देखो क्या करता है, ये अपन दोस्तों के नहीं है, किसी का नहीं है ये इस कहानी के आधार पर देखना आगे। हाँ, हम तो 9th क्लास में बताते कि देखना जहां भी कुछ ही लड़ाई झगड़ा होगा उसका हाथ पक्का रहेगा, वो खुल के नहीं आता है। वो गांव के वो चाची है जो सगरों लड़ाई लगवा दे और चारों पट्टू रहा है, तोरा भी डालता हाँ है ठीक है कही था, तोरा इसी से कही था, तो फिर ओका जाके हाँ है तू दोनों के लड़वा दे बस। वो हमेशा करता है, उससे बच के रहने का। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो ये षड्यंत्र क्यों रच रहा था? वो इसलिए कि नहीं चाहता था कि लाओस में साम्यवादी प्रचार प्रसार हो, यानी साम्यवादियों का प्रभाव बढ़े, इसीलिए। अतः चुनाव दौरान सुवन फुम्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर इसको अलग से, ठीक, तटस्थवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। असुफन बोंग को बनाया गया, ठीक, यानी पाथेटलाव को उप प्रधानमंत्री। इससे असंतुष्ट पाथेटलाव ने कहा कि नहीं, हम उप प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे, और 1970 में फिर से लाओस पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे एगो जगह है जार्स, तो जार्स के मैदान पर क्या कर लिया? कब्जा। कौन? पाथेटलाव, सुफन बोंग, समझ गया? कब्जा कर लिया अपने भाई से लड़के कि हम उप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, तो चाह रहा था कि तू लड़ के तोर साम्यवादी वाला भूत हमें उतारे, खूब बम पटका दबा दबा के, और इतना बम पटका लेकिन पाथेटलाव के आक्रमण को रोक नहीं पाया, वो कब्जा यहाँ पे कर लेता है। इतना घटना इधर हुआ। आगे देखिए, फिर रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपा। अब रूस आएगा बीच में कि देखा ये जो लाओस में गृह युद्ध चल था और इतना जब बम पटकाई था, ओकर कारण कौन है? कौन है उसका कारण? अमेरिका। ये कौन बोला? रूस। मामला गड़बड़ हो जाएगा। अमेरिका एकदम खुल के युद्ध में आ गया था, एकदम सामने से बम पटक रहा था, सीधे अपन हवाई भेज के, तो ओकरा पर भेजा गया कि यही किया है। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। दक्षिणी वियतनाम में बाओदेई की सरकार अमेरिका के समर्थन होला, तो वहां के सेना को भी कहाँ भेज दिया? लाओस में, चलो जाओ और उसको भी अपने में मिलाओ कर दिया। साथ ही साथ अमेरिकी सैनिक भी, कहे कि दोनों तो मिलल है, दोनों तो दोस्ते हैं, दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका, तो दोनों मिल करके घुसा। युद्धक विमान ले गया, लड़ाकू विमान, और बम बरसा, हेलीकॉप्टर से बम बरसाया गया, जहाज से बरसाया गया, और इनका उद्देश्य था मुख्य रूप से ये मार्ग को खत्म करना, एक पर कब्जा करना, क्योंकि ये उड़ रहा था ना, जेका बारे में उसके पते नहीं चलता था। इसको भूल भुलैया मार्ग कहा जाता है। कौन सा मार्ग है? घड़ी मत देखिए,
ठीक, लास्ट घंटे है हमार, हम खींचेंगे आपको, अभी आधे हुआ है 9:30 तक, जाइए। देखिए, तो यहाँ पे हो चिन मिन मार्ग पर कब्जा करने के लिए कर रहा था, और हो चिन मार्ग था भूल भुलैया, वो में भुला कर रह जाइएगा। और इस मार्ग में महिलाओं ने भी बहुत भूमिका निभाया है, भारतीय भवन के किताब में मिलेगा। वो सब तुड़ता था, इसे मरम्मत कर दे और अतियन से मिलकर मरम्मत करवा दे, मतलब रोड तुड़ दिया बम पटक के, आई लोग ओकरा बना दे, और में भुला रही, तोरा राह नहीं पता चले, करने से करने जाता है। तो इसको पर कब्जा करना था। पाथेट लाव ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया, क्योंकि इसी के खिलाफ लड़ाई चल रहा था। तो ये रूस और ब्रिटेन से मदद किया कि आप अमेरिका पर दबाव डालिए और उसको रोकिए, लड़ाई हमनी के घर के, तू काहे बीच में आ रहा है, उसको पर दबाव डाल के रोकिए। लाओस में लड़ाई चल रहा है, पाथेट लाव लड़ रहा है, और पाथेट लाव से खुल के लड़ रहा है कौन है, अमेरिका। क्यों? क्योंकि पाथेट लाव साम्यवादी को मानता है। ठीक, तो पाथेट लाव गया रूस के पास, रूस साम्यवादी, और कहा कि दबाव डालो ओकरा पर। ब्रिटेन से भी मिला कि देखिए दबाव डालिए ओकरा पर, बचाइए हमको, ठीक, उसको रोकने के लिए कहिए। और चीन ने अमेरिका को धमकी भी दे दिया, चीन सीधे धमकी दे दिया, आपसे बम पटका तो हम लड़ जाएंगे। ठीक, ये समझ एकदम गांव के जो लड़ाई चला होता है, गांव के लड़ाई समझ में आवा हो, घिचिर मिचिर हो रहा है, वही घिचिर मिचिर हो रहा है। ऐसे में लग रहा था, पहले लग रहा था कि अमेरिका को कि वो इस युद्ध को जीत लेगा, हमारा सामने पाथेट लाव है कौची, लाओस है कौची, हम जीत लेंगे। लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया कि वो हो चिन मार्ग से भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ये भूल भुलैया मार्ग था, ये में फंस के रह गया। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही एकमात्र रास्ता बच गया, और लाओस बार बार उसके सामने एकदम खड़ा है डंट के, अब फंसल होकर सेना आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसके पास अब एक ही रास्ता था कि वापस लौटिए, अपने सेना को वापस बुलाएगा। और इस तरह से देखो तो अमेरिका अपने आक्रमण के बाद भी साम्यवादी प्रसार को लाओस में वो रोक नहीं पाया, असफल रहा, एगो बेइज्जती हुआ एक की तन्नी को देश से हार गया। अब है कंबोडिया, लाओस के नीचे कौन था, ये कोई के नहीं छोड़ा है अमेरिका, पूरा हिंद चीन क्षेत्र के हिला कर रख दिया अकेले। ध्यान दो इधर, 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, ठीक, जिनेवा समझौता के बाद। और उसके बाद कंबोडिया में एक संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया, राजा संविधान के अनुसार चलेगा, और राजा कौन बना, नरोत्तम सिहानुक। तो ये जो तस्वीर तुमको दिख रही है वो नरोत्तम सिहानुक की ही तस्वीर है। तो ये बना नरोत्तम सिहानुक 1954 से ही कंबोडिया को गुट निरपेक्षता में रखना चाहता था, यानी न तो ये साम्यवादी के पक्ष में था, न तो पूंजीवादी में, लेकिन वो दोनों के कोरित रहता था। सोवियत संघ लड़का सोवियत संघ हुड़कते रहता था कि साम्यवादी बन जाओ, अमेरिका हुड़कते रहता था पूंजीवादी बन जाओ। हमने के भी तंग किया है, लेकिन ये मुख्य रूप से हम लोगों को 12th में पढ़ना है, पूरा एगो चैप्टर है, ठीक। तो यहाँ पे ये बेचारा तो गुट निरपेक्ष था, गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया, इसलिए कंबोडिया दक्षिणी पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ था। वहां पे सैन्य संगठन जो बना था उसमें ये शामिल नहीं हुआ कि हमारा तौर में नहीं जाना है, हम सबसे लेना देना नहीं, हम अपन तटस्थ रहेंगे। अमेरिका इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव चाहता था और ये हुड़कते रहेगा। वो हमेशा सिहानुक से चिढ़ा रहता था कि तू का है ना पूंजीवादी बनी थे, तू बन जैसे हमने से चिढ़ा रहता था, और उसी एकरा से चिढ़ा रहता था। और अपने नहीं लड़ रहा है, देखो केकरा भड़का दिया, ओकरे बगल में एगो देश है थाईलैंड, खुद नहीं लड़ रहा है, केकरा उकसा दिया, थाईलैंड के, थाईलैंड से लड़ाई लगवा दिया, ठीक। और कंबोडिया को बार बार तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीति के चाल के कारण 1963 में सिहानुक उससे किसी भी तरह से मदद लेने के लिए इनकार कर दिया। वो समझ गया था कि लड़ाई लगवाने वाला अमेरिका है, तो कहा कि अमेरिका से हम कोई संबंध न रखेंगे, कोई मदद न लेंगे। कौन बोल दिया? ये नरोत्तम सिहानुक यानी कंबोडिया। अब इतनी को देश, उतना बड़ा देश के कदम की तरह से मदद न लेंगे, बेइज्जती हो गया बेचारा के। खड़े खड़े ये बात एक बर्दाश्त न हो रहा है कि इतना अपमान हमारे तो कैसे कर दिया, लेकिन ये तो सब मामला समझ रहा था पहले ही से का तू कर रहा है, तो अपमान हो गया होकर। अब अपमान जब हुआ तो 1965 में होता यह है कि अमेरिका भी यहाँ पे अपन दिमाग लगाता है,
बीच में हल्ला मत कर, शांति बैठा रह बुआ, ना तो धुआं धुआं कर देबो, और ना हो तो पूरा पढ़ाई लगो फिर पीडीएफ लेके। शांति बैठ, एक एक लाइन के समझे का प्रयास कर, अंडरलाइन करी जो। 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया की सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका चिरल है ये था। 63 में देखो, 63 में माना किया नहीं क्या, 1963 में नरोत्तम सैनिक कह दिया कि हम अमेरिका से कोई मदद नहीं लेंगे। अमेरिका चिर गया कि इतना अपमान कैसे करबे। और 1965 में वो उत्तरी वियतनाम से तो लड़िए रहा था, उसको तो पटके रहा था बम, साथे साथे केकरा पर पटक दिया, कंबोडिया पका के ले तू दिचू, ठीक, ओकरो पर पटक दिया। अब जैसे ही ये पटका, आगे चल के 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र पर जहर वाला वर्षा करवाया, हवाई जहाज। बताएंगे कि जहर वाला वर्षा कौन सी था, छिड़कवाता था कि अगर देह पर गिरा तो देह के चमड़ी जल जाएगा, हाँ फसल इस सब पे गिरा तो फसल इस सब बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, तेजाब जैसा एकदम, ठीक। इसका 40,000 एकड़ में रबर के जो खेती हो रहा था सब तहस नहस कर दिया। कौन? अमेरिका, केमिकल गिरा के। कंबोडिया। हाँ, कंबोडिया के। काहेला कि हमर बात मान, आ न मानबे तो हम थाईलैंड से तोरा लड़ाई लगवाबो, आ अगर वो लड़ाई में बोल ले तब बम पटकबो। काय पटकबो? तू हमारा सामने इतनी गो है। तो ये सब हाल किया। तब नरोत्तम सैनिक ने मुआवजा के मांग किया अमेरिका से कि हमारे इतना तहस नहस किया, 40 एकड़ भूमि के, 40,000 एकड़ भूमि के, तो हमारे पैसा दो। तो कहा न देंगे तो न देगा तो चल हम चल लुकन ने न देवे, तो न देवे तो हम रूस के समर्थन में, यानी हम साम्यवादी बनेंगे। अब तोरा जे करेला उसे कर ले, हम तो तस्थली तंग कैले, हम उन्हें जाओ, ठीक। इस तरह से हुआ। अरे इतिहास के पढ़ेगा तो बड़ा मजा आता है, बस कहानी समझ में आवे तो कैसे लगे एकदम। देखो जिंदगी में एकदम बैठा लो, जब भी तुम अंतर्राष्ट्रीय मामला पढ़ो एकदम गांव के लोगों की कहानी होता है। गांव में जिस तरह की लड़ाई होता ना है, बिल्कुल उसी प्रकार के, सेम टू सेम, खाली उसके जगह देश रहता है, मामला बड़ा रहता है। और इस तरह से ये रूस के साथ भी मिल गया, और एक और किसके साथ मिलेगा? जर्मनी से। द्वितीय विश्व से पहले से तो दुश्मनी है ही है, तो जर्मनी मतलब अमेरिका के जो दुश्मन है उसका साथ ही क्या कर लिया, दोस्ती। नरोत्तम सैनिक, यहाँ तक समझ में आया। अमेरिका भी शांत नहीं बैठेगा कि ऐसे कैसे रे, तनी गो है हैं, तू हमारा से लड़बे, आए विकास, मार के तरह हम लाश बना देंगे रे। देखो क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज तो चल ही रहा था, पूंजीवादी साम्यवादी। आगे क्या होता है, कंबोडिया साम्यवादी के प्रति अपना सहानुभूति रख रहा था, और इस बात को वो फायदा उठाता है। अमेरिका कहता है कि कंबोडिया जो है वो गुट निरपेक्षता के मुखौटा पहनले है। अमेरिका कह रहा है, ये कहता है कि हम कोई पार्टी से न हुआ, लेकिन असल में ये जो सिहानुक की सरकार है वो उत्तरी वियतनाम और वियतकांगो से इसका संबंध है। और उत्तरी वियतनाम में कैसन थी है साम्यवाद, रूस के साथ संबंध बढ़ले है। वियतकांग बताए थे कल है में, वियतनाम स्वतंत्रता लीग कहते हैं इसे, वियतकांग, ठीक, कि उससे इसका संबंध है, इल्जाम लगाया। और अमेरिका की CIA के माध्यम से कंबोडिया दक्षिण पंथियों को संगठित कर सिहानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था। अमेरिका का किया, अपना CIA के मदद लिया। और मतलब बताएंगे, इसको हमको देखने के लिए भी याद न रहा, ये कोई संगठन है, अभी देखना पड़ेगा हमको, हम भुला गए कि क्या है क्लास के बाद। तो CIA के माध्यम से वो क्या करता है, कंबोडियाई दक्षिणी पंथ, यानी कंबोडिया में भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूंजीवाद को मानते होंगे। जैसे वियतनाम में कुछ लोग पूंजीवाद को मानते थे, तो उसको मिलकर के दक्षिणी वियतनाम अलग बना दिया। वैसे ही कंबोडिया के पूंजीवादियों को चुना और मिल के कहा कि नरोत्तम सैनिक के सरकार को क्या करो, गिरा दो। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणी पंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। ये जो अमेरिका षड्यंत्र कर रहा था, तो इस कारण से यहाँ पे जो कंबोडिया के जो पूंजीवादी लोग थे वो वियतनाम के दूतावास के आगे जाके आंदोलन करते हैं, और वो उग्र आंदोलन, ठीक है, सब किसके कहने पर, अमेरिका के कहने पर भड़का रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सिहानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा, वियतनाम से अलग दिखाने के लिए कि हम उसके साथ नहीं हैं। 18 मार्च 1970 को कंबोडिया के जो संसद था, क्या कि यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया था,
तो वहां के संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटा दिया। ऐसा सब चाल किसका था? अमेरिका के। इसको हटवा दिया और हटा करके यहाँ पे एगो जनरल हैं, पुलिस में है, उनका नाम है निराला है, लोन नोल। बोले में कंफ्यूज आ जाएगा। लोन नोल, नमो उसी है, लोन नोल, इसकी सरकार बनती है। नरोत्तम सिहानुक को हटा करके इसको सरकार में लाया जाता है और ये सरकार किसके समर्थन से बन रहा है? अमेरिका के। लेकिन नरोत्तम सिहानुक रुकेगा नहीं, कहा कि हमारा सरकार से न हटाया है, अरे हम ही टूटे वाला हो गए। देखो इधर नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में जगह है वहीं पे तो पेकिंग में क्या किया? अपना निर्वासित कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया देश से, और वहां पे अपना एक सरकार के गठन करता है और उसके माध्यम से वो कहता है कि जो जनरल लोन नोल के जो सरकार बना है ना, वो अवैध है, गलत है, ठीक। और उसके खिलाफ यहाँ पे वो लड़ाई शुरू करता है, चाहता है कि राष्ट्रीय संसद का हो, भंग हो। वही नाम को हटाया है। अगर हम संसदे को भंग कर दे ओकरे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसे करके किया गया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की गई। नरोत्तम सिहानुक जनता से अपील किया कि ये जो सरकार है तुम्हारा लोन नोलोला, उसको हटावो, वो गलत तरीके से आया है, वो सही सरकार नहीं है। और 1970 से सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ दिया। जैसे उसको सत्ता से हटाया गया, लड़ाई शुरू उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? लोन नोल के खिलाफ लड़ाई शुरू। इसमें उत्तरी वियतनाम और वियतकांग सैनिकों ने भरपूर मदद किया। अब जब सत्ता से हटा ही दिया तो जा करके पूरे तरह से वो वियतनाम से मिल गया और वहां के सेना इसको मदद किया। लड़ाई चल रहा है और इस लड़ाई में नरोत्तम सिहानुक की सेना विजयी होती है और पहुंचता है राजधानी कहाँ? नामपेन। तब पूछा जाएगा कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नामपेन में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पहुंचती है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। अमेरिका घुस जाता है लड़ाई में। कैसे कैसे बढ़ रहा है तू नहीं रे, क्योंकि सब तो अमेरिका के करवावल धरावल है। अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप कर दिया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका की फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई। उत्तरी वियतनाम से नरोत्तम सिहानुक सेना लेकर के कहाँ घुस रहा है? कंबोडिया में। तो दक्षिणी वियतनाम से सेना लेके अमेरिका कहाँ घुसवा रहा है? कंबोडिया में। दोनों तरफ से घुस रहा है, आमने सामने दोनों लड़ेगा और युद्ध बहुत भयंकर हो गया। उन्हें से उत्तरी वियतनाम के सेना लेके नरोत्तम सिहानुक है और इनने से दक्षिणी वियतनाम के सेना लेके अमेरिका, और कंबोडिया में धाएं ढुई चल रहा है। यानी कंबोडिया में भी ये गृह युद्ध करवा दिया। ऐसा आदमी तो है ही। अब जब ये नीति को अपनाया, प्रॉब्लम ये हो गया कि इतना क्रूर हो गया अमेरिका। अब बेचारा बदनाम अमेरिका है, अमेरिका के लोग थोड़े कर रहा है, वहां के सरकार ना कर रही है। तो वहां के लोग ही अपने सरकार के खिलाफ हो गए। अमेरिका के लोग ही अमेरिका के सरकार के खिलाफ हो गए। उस टाइम पे सरकार में हुआ करते थे निक्सन। निक्सन के बारे में पढ़ला भी है पिछले 9th क्लास में। तो राष्ट्रपति निक्सन थे और उनके खिलाफ यहाँ पे अमेरिका के अपना जनता ही इनके विरोध हो गया। इतना ही क्रूर हो गए थे, ठीक। और ऐसे में जब अपने घर के आदमी विरोध में हो गया तो सेना तो वापस आपको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही के देश के लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। तो सेना को वापस बुला लेता है और दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने घोषणा की। देखो अमेरिका का घोषणा करना पड़ा कि हमारी सेना वापस आ जाओ, क्या कि देश के जनता ही खिलाफ है। वापस आ गया। लेकिन दक्षिणी वियतनाम कहा कि हम कहला वापस लाएं, तोड़ देश के न कर रहा है, करो, हम यहीं रहते हैं कंबोडिया में, चलेगा लड़ाई। लेकिन अब नरोत्तम सिहानुक के लिए आसान हो गया था युद्ध जीतना, क्योंकि मेन हट गया है। तो आगे चल करके लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया के मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन करता नहीं है। और एक बार फिर से दक्षिणी पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। फिर से लड़ाई की स्थिति बना हुआ था। इस स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने कहा कि ऐसे न होगा, सम्मेलन करो। और सम्मेलन हुआ कौन? जकार्ता सम्मेलन। कब? 16 मई 1970 को। और इस सम्मेलन के साथ ही यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन कहा जाता है कि यह सम्मेलन तो सफल हुआ,
मामला को शांत तो किया गया, लेकिन कंबोडिया की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था। अभी भी लड़ाई उन लोगों में चल रहा था। शांति हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, शांति हो रहा है, पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। हमको लगता है ये टॉपिकवा छूट गया, देख लेंगे लास्ट में। ये आथे लोन नोल आए लोन नोल रे। अब देखो कंबोडिया में छापामार युद्ध, अमेरिकी सेना से युद्ध, बमबारी, हत्या, ये सब चल ही रहा था कि यहाँ 1970 में कंबोडिया को गणराज्य भी घोषित कर दिया गया। हम गणराज्य हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक। परंतु सिहानुक एवं लोन नोल के बीच लड़ाई चल रहा था और 5 वर्ष तक ये लड़ाई चलते रहता है। और आगे चल करके नरोत्तम सिहानुक की जो सेना थी, जिसका नाम था लाल खुमेरी, इसको कर लो आप लोग अंडरलाइन। तो लाल खुमेरी है लड़का, लाल खुमेरी नाम की जो सेना है नरोत्तम सिहानुक की, वो जीत जाता है। यानी कि फाइनली इस युद्ध में जो लोन नोल और नरोत्तम सिहानुक के बीच जो लड़ाई शुरू हुआ था, उस लड़ाई में नरोत्तम सिहानुक जीत जाता है और ये बेचारे हार जाते हैं, इनकी हार हो जाती है, ठीक। और उसके बाद 1975 में, क्योंकि 70 में गणराज्य की स्थापना हुआ, उसके बाद लड़ाई चला 5 साल तक। तब 5 साल में कहा गया 75 में ये हार गया, नरोत्तम सिहानुक जीत गए। नरोत्तम सिहानुक को सरकार में लाया गया, सरकार में आए, लेकिन आगे चल करके 3 साल बाद वो संन्यास ले लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कब संन्यास लिए मोदी जी। अरे वो है तो सब मुमकिन है, उनका संन्यास की आवश्यकता है, समझ रहा हो। संन्यास ले लेंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहला बार हमनी के देश में पुरुष नहीं महापुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो राम जी को भी पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं। चल बउआ, खैर उसमें उनकर कोई गलती नहीं है, बनावे वाला की गलती है कि उसे बना दिया, वो थोड़े कहे कि हमारे बना दे। ऐसा के तेजस्वी यादव थोड़े करा है कि यादव के नाम पर गुंडागर्दी कर, वो बेचारा कहे आया है, ये सब कर रहा है तो क्या करे, वोट ले बेचारा के समर्थन करे पड़ रहा है। तो अपन देश के राजनीति में मत घुसो। आवेगा अगला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है, और भारत में राष्ट्रवाद ही अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद उस सब पर चलेंगे। क्या कि वहां तक पढ़ा देंगे ना तो समझो कि आधा टेंशन इतिहास के खत्म। राजनीति के तो एक चैप्टर में आओ दमे है। आगे देखिए, कंबोडिया के नाम भी बदल दिया जाता है और क्या रखा गया, कंपुचिया। आज कंबोडिया कंपुचिया दोनों नाम से। अब भारत के हिंदुस्तान इंडिया सब तो जानले जाती, नाम बदले से क्या हो गई। याद रखना, पूछे था कंबोडिया के नाम बदल के क्या रखा गया है, कंपुचिया, ठीक। नरोत्तम सिहानुक के बाद यहाँ पे जो आता है तो दोनों आओ बल रहता है। एक आता है ख्यू सम्फान, व्यक्ति के नाम है, एक का नाम है पोल पोट। ये दोनों अतिवादी व्यक्ति, इसके जब तक शासनकाल रहा माना जाता है कि इसका शासनकाल पूरे आतंक का दौर था। हाँ, मैक्स मुलर कहाँ से तो गिरे, रॉबेस्पियर याद है, आतंकी राज है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो यहाँ पे इसके शासनकाल को हाँ जैकोबियन क्लब के लीडर। आगे देखिए यहाँ पे, अब वो बेचारा सोच रहा है कि ये कहाँ से आ गए, ये 9th क्लास में से आ गए, समझा। हम कहते हैं 6th क्लास से एकदम रेगुलर क्लास करना चाहिए। और हम लोग की तरफ देखो एगो मानसिकता बना दिया गया है ना, आर से पढ़ल जा है, मतलब इतिहास, ज्योग्राफी, राजनीति, इकोनॉमिक्स ना पढ़ल जा है। का पढ़ल जाता है, खाली मैथ और साइंस। इंग्लिश तो बिहार के आवे ना, संस्कृत के तो लिपुत बराबरे कैले ही, हिंदी हमने तो घी खिचड़िए बोला ही, ले दे के ये भी नहीं पढ़ना है। सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबके अपना महत्व होता है। अब अगर हिस्ट्री को समझना है तो पीछे वाला कहानी 9th वाला समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक। अगर आप 6, 7, 8 नहीं पढ़े हुए हैं तो ये 11th में, मुख्य रूप से 12th में आपको हिस्ट्री में दिक्कत होगी, क्योंकि वो सब फिर पढ़ना है, वहाँ से कहानी है, उसका कुछ अंश और बढ़ा के पढ़ना है। 6ठा में जो पढ़ना है आगे चल के उसको और बड़ा करके पढ़ना है,
थोड़ा गहराई में जाके। अब आप लोग पढ़वे नहीं किए तो एकाएक मिलेगा तो भारी तो होगा ना, और नहीं पढ़ेगा तो फिर बीए में फिर मिलेगा। अब नयका सिलेबस में पता नहीं है कि ना, हम लोगों को तो पढ़ना था एकदम शुरुआत से लेके, एकदम पाषाण काल से लेके पढ़ते जाइए, एकदम आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल से एकदम शुरू कीजिए। और अगर आप छठा से ही वो सब हल्का फुल्का पढ़ना है, अगर वहां से नहीं है तो कहानी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप बीए में जाते जाते वो कहानी को भूल जाइएगा, लेकिन जब पढ़िएगा तो याद आएगा कि हाँ छठा में पढ़े थे, कहानी समझने में आसानी होगी। हमारा दूसरा तीसरा के लगभग सब कहानी याद है। अब लाइन बाय लाइन नहीं याद है, लेकिन जो मेन थीम है शॉर्ट में 10 लाइन में हम बता सकते हैं कि क्या कहानी था। ठीक, किताब वो सब बदल गया, 2009 में वो सब किताबें बदल गया, सिलेबस चेंज हुआ था। अब तो पेड़ गिरा, आसमान गिरा और रास्ते का पत्थर, किसान कविता, ये सब नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन हमको सब याद आता है। रंगा सियार अब तुमको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, क्या कहानी था उसमें और क्या सीख था। तब हम पढ़े थे तो उसका सीख हमको नहीं पता था कि ये कहानी क्यों है, लेकिन आज जब वो कहानी हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़े हुए हैं, और वो जब याद आता है तो कहानी के आधार पर हमको समझ में आता है कि वो कहानी क्यों दिया गया था। इसलिए कहते हैं कि आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए, सिर्फ आप सुनते रहिए। अगर भगवान के आशीर्वाद रहा और जीवन में ऐसे पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहे, पढ़ाई नहीं छूटा, तो ये कहानी सब तुमको याद आ जाएगा एक एक। जो चैप्टर हमें 9th-10th में जो पढ़े हुए थे बढ़िया से, वो जब हमको पढ़ाने के लिए मिलता है, खास करके इंग्लिश में, तो हमको भारे नहीं बुझाता है, क्योंकि हमारे टीचर के बताओ सब बतवे याद आ जाता है कि कैसे कैसे बताए थे। 9th क्लास के रेल यात्रा, लाल पान की बेगम, ये सब अभी तक हमको याद है। और ये भी याद है कि हम कहाँ बैठे हुए थे, कौन टीचर पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने वाले तो कौन होंगे आप लोगों को पता है। इंग्लिश और हिंदी मुख्य रूप से वो पढ़ाते थे। और रेल यात्रा जब भी वो पढ़ाते हैं तो कहानी उसे नहीं पढ़ाते थे, रेल यात्रा चल गए जीवन के यात्रा पर, क्या कि उसी से जुड़ा हुआ कहानी था। अब नाम हम थोड़े याद किए, हम कह रहे हैं हमको कहानी याद है, वो भी कहानी लाइन से थोड़े याद है। और सुनो, देखो बात याद रखो बउआ जगदेव, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। देखो एज ए स्टूडेंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि द बेट किसने लिखा, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि द बेट तुमको क्या सिखा रहा है, उसकी जरूरत है। उसके नाम के तुम्हारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में उसका जरूरत है, आपके नॉलेज को मापने में उसका जरूरत हो सकता है कि उसको याद है, नहीं तो असल में वो क्या सिखा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों कहा, क्या कहा, किस लिए कहा, हम क्या सीख रहे हैं उससे, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे हर एक बात याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका याद रखना है मेन थीम की, सिखा कर रहा है, हुआ का, कैसे आजादी मिला, का संघर्ष करना पड़ा, इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं नरोत्तम सियानुक से कि अमेरिका जैसा भी शक्तिशाली देश रहे तो पीछे नहीं हटना है, ये तुम्हारे जीवन में इसका उपयोग है। अब बाकी क्वेश्चन आंसर याद करके मार्कशीट में नंबर बढ़ाइए, लेकिन जीवन में यही उपयोग है कि डरना नहीं है, चाहे सामने कोई भी रहो। यहाँ से सीखना है कि राजनीति कैसे किया जाता है, कैसे कोई हमारा बड़ा देश दुश्मन बने तो किससे हम दोस्ती, किससे हम दुश्मनी रखें, ये यहाँ से सीखेंगे। ये और ये किताब में आपको मंथन करके सीखना होगा। और जब ज्ञान बढ़ रहा था तब भैया सुतल थे, हम कहा बोली थी कि तू पटर पटर करी था तो हम सुनित रही। हाँ जी, तो बालू के खदान चालू है ये है। इधर देखो, इसके अलग अलग चल रहा है। अब देखो तो यहाँ पे जो ख्यू सम्फान पोल पोटी दोनों के जो सरकार है आतंकी राज है, तो 1979 में यहाँ पे कहा गया कि इसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुआ। लड़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम है हेंग सामरिन, और इसमें इन दोनों को वो हरा दिया। ये व्यक्ति इन दोनों को जो आतंकी राज लागू किए हुए था, इसको क्या कर दिया कंबोडिया में, क्योंकि नरोत्तम सियानुक के जाने के बाद यही दोनों आया और दोनों आतंकी राज ला दिया। तो देखो 78 में वो हटे थे, उसके बाद ये आया 79 में ही हरा दिया। 21 साल के अंदर में हो रहा है, अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। ठीक, इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गया था। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। इस सब देखो कोई आता पता नहीं कौन कखनी केकरा से लड़ेगा, केकर लुतरी केकरा से जुड़ जाए,
ओके लड़ाई हो जाती, जहाँ कानाफूसी हो तो लड़ाई होती। देखो यहाँ लड़ाई हो गया, ठीक। और दक्षिणीपुर में आपने शक्ति का परिचय दिया चीन की, हमू कम नहीं है, हमू दमदार हैं, हम भी तुमसे भिड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका नीति कंपुचिया मामले में सफल नहीं रही, इतना कुछ कर लिया कंबोडिया में, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं कर पाया। वह साम्यवाद को फैलने से रोक नहीं पाया, परंतु दो साम्यवादी देशों को आपस में जरूर लड़ा दिया। अमेरिका खुद तो नहीं कर पाया, साम्यवादी नहीं रोक पाया, लेकिन रूस और चीन को लड़वा दिया। दोनों कौन है? साम्यवादी देश। ऐसा लुतर चीन भी साम्यवादी, रूस भी साम्यवादी, ऐसा षड्यंत्र रचा कि कंबोडिया में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका रे कंबोडिया में सफल नहीं हुआ, वहां पे साम्यवादी को बढ़ने से रोक नहीं पाया, लेकिन एक चीज में वो सफल हो गया। वो चाची है ना, कोई के लड़वा दे, दोनों साम्यवादी या दोनों के लड़ाई करवा दिया, आमने सामने करवा दिया था। देख रही है, अब बाद में समझौता। तो ये काम किया। 2 पेज और है, और ये मेन चीज है, ये कहानी तुमको कल पढ़ना है, और ये सब इंपॉर्टेंट है तुमको, ठीक है? न तो ऐसे ही अपना छाप लेना है। देखो, जब भी वियतनाम कंबोडिया इस सब पर बम इसे पटक रहा था ना, तो था क्या चीज? ये लड़का एक हथियार था उसके पास, अमेरिका के पास रासायनिक हथियार। कल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका उपयोग देखेंगे कैसे ये यूज करता था। यह नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रासायनिक हथियार है, रसायन मिला के बनाया गया है, और ये अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो अगर त्वचा पर गिरे, यानी कि हमने के शरीर पर, तो हमने के शरीर में चिपक जाएगा और चिपक के जलते रहेगा, यानी कि तुमको जलाएगा। आग ऐसा आएगा, चिपक जाएगा और जलते रहेगा, तुम नोचित रहो इसी से करके, सब चाम सब नोचा जाएगा। सोचो कौन दर्द से लोग मरता होगा जब ये वाला गिराता होगा। और ये खास करके उत्तरी वियतनाम में यूज किया है, ठीक। अब कौन किया है? अमेरिका। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था सबसे ज्यादा। कंबोडिया में देख रहे हैं कि रसायन ने सब गिराया है, और 40,000 एकड़ भूमि होकर बर्बाद किया है, यही सब यूज करके। एक और था एजेंट ऑरेंज। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां पर अगर गिरा दिया जाए तो तुरंत होकर पत्ता का होता था, झुलस जाता था, यानी जल जाता था, गिरई थे, और पेड़ जो है वो खत्म, मर गया। इसीलिए उसका फसल बर्बाद हो गया था कंबोडिया के, ठीक। इसका प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था, और साथ ही साथ इसको खेतों के फसलों को खत्म करने के लिए, और साथ ही साथ लोगों पर भी इसको गिराया जाता था। तो शरीर पर भी इसका वर्षा कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, यहाँ वहाँ धर के भर के, ठीक। इससे ये जो है रसायन, इसका असर आज भी वहां दिखता है। आज भी वहां के लोग विकलांग जन्म लेते हैं, आज भी वहां के लोगों में जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें इसका भूमिका है। और इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि जिस ड्राम में इसको रखा जाता था वो ड्राम ऑरेंज कलर के होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? देखो, यह नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका ये नाम पड़ा है। तो ये कहानी समझे एजेंट ऑरेंज क्या था? अगर पूछ दिया जाएगा कि रासायनिक हथियार की जगह ये भी पूछता है कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, पूछा हुआ सवाल है, या पूछे रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या था, तो यही दोनों तुमको लिखना है ऐसे ही ना होगा तो वीडियो में से करके अपन कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक। अब एक लाइन और है, ये जो घटना तू कभी नहीं भूलेगा। अमेरिका के देखो दरिंदगी पढ़ना है कल। हुआ ये था कि हमनी के पता है कि वियतनाम 2 भाग में बटल है, ये वियतनाम, और यहां से मान लो 2 भाग में बट गया, यहां तक की कहानी पता है। ये उत्तरी वियतनाम, ये दक्षिणी। यहाँ पे अमेरिका के समर्थन वाला सरकार है, और ये पूरा सरकार के दबाव है कि इसको क्या करे, अपने में मिला ले। लेकिन अमेरिका इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो इसको भी नहीं छोड़ा है, दक्षिणी के भी नहीं। इसीलिए कल जा पढ़ाएंगे तो देखना दक्षिणी उत्तरी मिल जाएगा, एक वजह से मिलेगा। देखो क्या किया, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, और उसी गांव के नाम था क्या चीज? माइले गांव। हुआ ये था कि यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के यहाँ सेना रहता था। अमेरिका के सेना यहाँ अटैक किया, लेकर सुनो, अमेरिका के सेना यहाँ से दक्षिणी वियतनाम से जाके अटैक किया, कहाँ?
उत्तरी वियतनाम पर। और यहाँ के आदमी इनका खूब लतियाया, यहाँ के सेना अल्लाह जूता खा के मुंह फुला के पनपनाइल पहुंचा कहाँ, दक्षिणी वियतनाम। और यहाँ पे पहुंचा तो ये कहा कि देखो हमनी जो हारे हैं ना, हई कराए अमेरिका के सेना कि हमनी जो हारे हैं ना, इसका वजह है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग वियतकांग के समर्थन करता है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग के। ऐसा कौन कर रहा है, अमेरिका के सेना, कि हमने यहाँ से जो लात खा के लिए ना, उसका वजह यहाँ के लोग है। और अपन हार के बदला लेने के लिए कहो, गुस्सा या जो कहो, हैवानियत, उसके लिए वो क्या किया कि माइली गांव जो था वो पूरा गांव को घेर लिया चारों पट्टी से, घेर के वहां के पुरुषों को चुन चुन के मारा। दक्षिणी वियतनाम वाला के जो हमेशा दोस्ती जैसन था, जो एक पक्ष में था अमेरिका के, यहाँ के गांव के पुरुषों को घेर के क्या कर दिया, मार दिया। इसलिए क्योंकि यहाँ से लात खा के आया, मारा सो मारा, पुरुष को तो मारा। उसके बाद देखो औरतों और बच्चियों को कई दिनों तक बंधक बना के उसका बलात्कार किया, असामूहिक बलात्कार। एक दिन नहीं, कई दिनों तक। इतना घटिया तो है कौन, अमेरिका, वहां की सेना। युद्ध धारा यहाँ से सजा दे रहा है यहाँ के लोगों को, पुरुष के पूरा मार दिया, महिला लड़की सबके पकड़ के बंधक, सामूहिक रेप। और एक दिन नहीं, कई दिन समूह में बना के ऐसे किया। और जब पेट भर गया, मन भर गया, मरे की स्थिति में यहाँ के महिलाएं बच्चियां चले गई, तब उस पूरे गांव में क्या कर दिया, आग लगा दिया। पूरा गांव खत्म, चंगेज खान के वंशज होगा सब, आग लगा दिया। अभी कहानी हमने के कैसे पता, उन लाशों के ढेर में एगो बुढ़ा व्यक्ति बच गया था, गत्ते अपना सुत गया होगा, और वही अपन जान बचा के भागा और पूरा घटना के जानकारी दिया। जब इस घटना के जानकारी फैला दुनिया भर में, अमेरिका के लोग भी अपन सेना के खिलाफ हो गया, अपन सरकार के खिलाफ। और दक्षिणी वियतनाम के लोगों को तब जाके दिमाग खुला कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। और उसके बाद ये दोनों का हो जाएगा, मिल जाएगा, जो कि हम लोग कल के कहानी में देखेंगे। ठीक, ये था माइली गांव की घटना। ये पूछता है कि माइली गांव की घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये वही घटना है जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कर दिया। ठीक, तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही था कुछ मजेदार कहानी, अंतोला।